स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, मैं प्राची स्टडी IQ पर आप लोगों का बेहद स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जिस तरीके से हमने इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के लिए एक वीकली करंट अफेयर की सीरीज को स्टार्ट किया है, सिमिलर मैनर में हमारे द्वारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी के भी एक वीकली करंट अफेयर सीरीज को स्टार्ट किया जा रहा है। यानी कि पूरे हफ्ते साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी न्यूज़ करंट अफेयर का पार्ट रहे थे, उनको हम इस सिंगल वीडियो में जो है कवर कर लेंगे। यदि इन दोनों सीरीज को आप फॉलो करते हैं तो आपका इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, ज्योग्राफी, एग्रीकल्चर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसके अंदर आपका हेल्थ, गवर्नमेंट के न्यू इनिशिएटिव्स, ये सब कुछ कवर हो जाएगा। इसीलिए मैंने सीरीज का नाम रखा है वन स्टॉप सॉल्यूशन। तो आपको सिर्फ इतना करना है कि हर हफ्ते कंसिस्टेंटली आपने इन सीरीज को देखना है, ताकि पूरे हफ्ते जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर थे वो आपके जो है कवर होते चले जाएं। रही पीडीएफ की बात, आप में से काफ़ी लोगों का सवाल आया था कि मैम पीडीएफ कहाँ पे शेयर होगी। तो वीडियो के एंड में एक टेलीग्राम चैनल मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, उसको ज्वाइन करके आप पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए वीडियो शुरुआत करते हैं। लेकिन एक बात है, आप लोगों को, क्योंकि ये फर्स्ट वीडियो है, तो अपना फीडबैक ज़रूर देना है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर आपको कुछ लगता है कि कुछ इम्प्रूव करने की ज़रूरत है या फिर कुछ और ऐड करने की ज़रूरत है, तो यस, वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। साथ ही मेरा हमेशा से मानना है कि शेयरिंग इज़ केयरिंग, और ये मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ, तो प्लीज़ इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने पहले टॉपिक के साथ। तो हमारा जो आज का पहला टॉपिक है वो एनीमिया से रिलेटेड है, राइट है। दरअसल एक एक्सप्लेन्ड सीरीज के अंदर आर्टिकल आया था जिसमें ये बताया गया था कि जो भारत है वो अपनी एनीमिया पॉलिसी को लेकर रीथिंक कर रहा है। यानी कि कुछ तो ऐसा है हमारी पुरानी पॉलिसी में जिसको बदलने की ज़रूरत है, राइट है। तो इस वजह से कंटेक्स्ट में था। तो सबसे पहले तो हमें ये पता हो कि दरअसल हम अपनी एनीमिया पॉलिसी को चेंज क्यों करना चाहते हैं। दो मोटे तौर पर बातें यहाँ पे आप समझ सकते हैं। पहला तो ये है कि देखिए, जो इंडियन पॉपुलेशन है, ठीक है, अलग अलग क्लाइमेट में रहती है, अलग अलग फूड हैबिट्स है, राइट है, एक डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, और इसकी वजह से कोई एक स्टैंडर्ड पूरी पॉपुलेशन के लिए फिट नहीं हो सकता है, राइट है। तो हमें क्या है, अपनी इंडियन पॉपुलेशन के लिए जो वेरिंग हीमोग्लोबिन स्टैंडर्ड्स हैं उनको थोड़ा सा ध्यान में रखने की ज़रूरत है। देखो, इंडिया ना इतना ज़्यादा डाइवर्स कंट्री है कि वन साइज़ फिट टू ऑल, ये अप्रोच इंडिया में कभी भी काम नहीं कर सकती, राइट है। तो इसीलिए हम सोच रहे हैं कि हम कुछ इस तरह के बेसिकली मैथड्स को लेकर आएँ जिस डाइवर्सिटी को ध्यान में रखते हुए प्रॉपर रिजल्ट दे, राइट है। दूसरी बात जो है सैंपल कलेक्शन के इशू को लेकर थी। देखिए, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, इसके द्वारा अभी जो सैंपल कलेक्ट किया जाता था ब्लड का, राइट है, वही कैपिलरी के द्वारा पंच करके आपका ब्लड कलेक्ट किया जाता था। इशू ये है कि उससे ब्लड ना डाइल्यूट हो जाता है। तो ज़रूरी नहीं है कि जो टेस्ट का रिजल्ट आया है वो आपको एक सही पिक्चर दे रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या कह रहे हैं कि हम कुछ ऑल्टरनेट जो है मेथड्स की बात करेंगे। अब यहाँ पे जो सजेस्टेड ऑल्टरनेटिव मेथड है, ठीक है, एनीमिया को असेस करने का, उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो जैसे पिक्चर में भी बताया गया है कि देखिए, सबकी इथनिसिटी अलग होती है, डाइटरी इंटेक अलग होते हैं, क्लाइमेट और एनवायरनमेंट अलग है, राइट है। अगर आप देखोगे जीन्स और जो आपकी एक हेरिडिटरी बेसिकली आपकी प्रॉपर्टीज़ है वो सब अलग होती है। दैट्स वाई क्या है, एक ह्यूमन बॉडी का जो कंपोजिशन है वो अपने आप में यूनिक है। तो हमें क्या है, इस यूनिकनेस को ध्यान में रखने की ज़रूरत है। अब यहाँ पे बात की जा रही है DABS फर्स्ट, राइट है। ये एक टेस्ट हम लेकर आएंगे, न्यू डाइट एंड बायोमार्कर्स सर्वे इन इंडिया, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, ये जो नया सर्वे होगा इसमें हम क्या कर रहे हैं बेसिकली कि जो न्यूट्रिशन और हेल्थ का स्टेटस है, ठीक है, उसको भी हम यहाँ पर देखेंगे, ताकि जो रूरल पॉपुलेशन है और जो अर्बन पॉपुलेशन है उन दोनों के बीच में जो बेसिकली एक डिफरेंस हो सकता है, हम उनको भी करेक्ट तरीके से एस्टिमेट कर पाएँ, राइट है। तो यानी कि हम क्या करेंगे, जो ये डाइवर्सिटी है ना, इसको एक तरीके से इंक्लूसिव अप्रोच के साथ लेके चलने की बात कर रहे हैं।
दिस इज क्लियर। अब यहाँ पे देखिए एनीमिया की पॉलिसी को लेके रीथिंक कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, नया टेस्ट कैसे होगा, ये तो समझ में आ गया। नाउ व्हाट इज एनीमिया, राइट है। तो देखो अगर बात करें तो ये एक मेडिकल कंडीशन है, ये तो आपको भी पता है। इसमें होता क्या है, जो आपकी बॉडी है उसके अंदर जो हेल्दी रेड ब्लड सेल्स हैं ये कम हो जाते हैं, और यू कैन से कि जो आपका हीमोग्लोबिन है, राइट है, वो कम हो जाता है। स्टैंडर्ड जो एक बताया हुआ है उससे अगर कम हो जाता है, ठीक है। अब देखो ये जो हेल्दी रेड ब्लड सेल्स है इनका मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम है आपकी पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करना, राइट है। अगर ये कम हो जाएगा दैट मीन्स आपकी बॉडी को ऑक्सीजन प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पा रही है, एंड इसकी वजह से आगे चलकर आपके जो लंग्स हैं, जो लीवर्स है, उनका जो इफेक्टिव बेसिकली काम करने का तरीका है वो प्रभावित होता है, राइट। तो इसकी वजह से कई बार जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है, 5 साल से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं उसमें मोर्टेलिटी भी देखने को मिलती है, राइट। और भारत के बारे में ये कहा जाता है कि भारत दरअसल एनीमिया का एक हब है। हमारे यहाँ मोर नंबर ऑफ जो फीमेल्स हैं उन जो है वो एनीमिक पाई जाती हैं, राइट। इसीलिए थोड़ा सा क्या है, एक पॉलिसी कंसर्न का इशू बन जाता है। अब यहाँ पे देखिए इसमें ये बताया गया है WHO का स्टैंडर्ड क्या है। WHO का स्टैंडर्ड ये है कि जो वुमेन रिप्रोडक्टिव एज में है, ठीक है, उनका जो हीमोग्लोबिन लेवल है वो कम से कम 12 ग्राम पर डेसीलीटर तो होना ही चाहिए। अगर इससे कम है तो वो एनीमिक बेसिकली मानी जाएगी। इसी तरह जो बच्चे 5 साल से कम उम्र के हैं उनका अगर हीमोग्लोबिन का लेवल जो आपका 11 ग्राम पर डेसीलीटर से कम है तो वो एनीमिक माने जाएंगे। तो स्टैंडर्ड जो है WHO की तरफ से दिया गया है। थोड़ा सा याद करने की कोशिश कर सकते हैं, अदरवाइज उतना ज़्यादा फैक्ट्स याद रखने आपके UPSC CSC एग्जाम के लिए तो इम्पॉर्टेंट नहीं होते। कॉन्सेप्ट अगर आपकी क्लियर है, चीज़ों की बेसिक अंडरस्टैंडिंग है तो बात बन जाती है। अब देखो हमें ना ये तो पता है कि हाँ भाई एनीमिया नाम का एक मेडिकल कंडीशन होता है, बट इसके टाइप भी होते हैं, तो इनके नाम आपको पता होने चाहिए। एक तो नॉर्मल जो हम सब जानते हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, दूसरा विटामिन डेफिशिएंसी एनीमिया भी होता है, एंड जो तीसरा है बेसिकली वो हेमोलाइटिक एनीमिया भी होता है, ठीक है। दिस इज क्लियर। अब हम ये देखते हैं कि दरअसल भारत के अंदर ये जो एनीमिया है इसका प्रिवेलेंस कितना है, कितना ज़्यादा भार है इसका हमारे ऊपर। तो देखो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019-20 वाला जो आया था उसने ये बताया कि इंडियन वुमेन में और जो चिल्ड्रंस है ओवरवेलमिंगली एक ऐसी पॉपुलेशन देखने को मिलती है जो एनीमिक है, राइट है। जैसे यहाँ पे देखो 57% वो वुमेन जो एक रिप्रोडक्टिव एज में यानी कि 15 साल से लेकर 49 की जो एज ग्रुप में है, साथ में वो बच्चे जो 6 महीने से लेकर 59 मंथ के बीच में हैं, ठीक है, उसके भी करीब 67% बच्चे जो है एनीमिक है। यानी कि महिलाएं लगभग 57%, बच्चे लगभग 67%, राइट है। तो ये एक बहुत बड़ा हिस्सा है पॉपुलेशन का। दिस इज क्लियर। अब देखो जब हमें समझ में आ गया कि यस ये एक प्रॉब्लम है, तो सर्टेनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कुछ इनिशिएटिव्स तो लिए गए होंगे। देखो ये इनिशिएटिव्स के नाम याद होने चाहिए, न सिर्फ प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बल्कि मीन्स में जब आप लिख रहे होते हो तो जो आपका वे फॉरवर्ड होता है, या जब आप बेसिकली गवर्नमेंट के द्वारा जो स्टेप उठाए गए हैं उनके बारे में लिखते हो, तब ये सब नाम आपको वहाँ पर बहुत हेल्प करते हैं, राइट है। अब जैसे एक भारत का जो प्रोग्राम चल रहा है एनीमिया मुक्त भारत चल रहा है। दूसरा इम्पॉर्टेंट जो बेसिकली है वो है वीकली आयरन और फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन। तो यहाँ पे जो आयरन और ये फॉलिक एसिड के बेसिकली टैबलेट्स होते हैं ना, इनको गवर्नमेंट के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा पोषण अभियान है, मिड डे मील है आपका, फिर प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान भी है जिसमें जो प्रेग्नेंट वुमेन है, लैक्टिक वुमेन है, उनको जो है हेल्प किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, ठीक है। दिस इज क्लियर। चलिए नाउ अगर हम अपने सेकंड टॉपिक की तरफ चले उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट जो है मैं आपके साथ इंफॉर्मेशन डिस्कस करना चाहूँगी। स्टडी IQ का
P2I बैच, राइट है, ये 9 जून से अपनी इवनिंग बैच के साथ स्टार्ट होने वाला है शाम को 6 बजे से। इस बैच की बेसिकली अगर मैं की हाइलाइट्स की बात करूँ तो ना सिर्फ आपका पूरा फाउंडेशन जो है वो कवर हो जाएगा, बल्कि 1-to-1 मेंटोरशिप आपको यहाँ पे मिलती है। यानी कि आपकी कोई भी अगर समस्या है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, तो आप डायरेक्टली हमसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। एक मेंटोर आपको जो है यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा मीन्स आंसर राइटिंग को लेकर प्रॉपर जो है प्रैक्टिस कराई जाती है। टेस्ट सीरीज यहाँ पे अवेलेबल है और मीन्स रेसिडेंशियल प्रोग्राम भी है। यानी कि अगर आप अपना प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद जो आपकी मीन्स की तैयारी की जिम्मेदारी है वो हमारी होगी, राइट है। एक रेसिडेंशियल जो है बेसिकली फैसिलिटी हमारी तरफ से दी जाती है, आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है। और क्योंकि 9 जून राइट है तो इसका थोड़ा ध्यान रखना है। बेसिकली फीस जो है, क्योंकि इट्स अ कंप्लीट प्रोग्राम P2I यानी कि प्रीलिम्स टू इंटरव्यू, तो वो 70,000 है। बट अगर आप अपना फैकल्टी कोड यूज़ करते हैं दैट इज़ प्राची लाइव, PRACHILIVE, राइट है। तो बेसिकली ये फीस में आपको एक ह्यूज डिस्काउंट देखने को मिलता है, दैट इज़ 29,999। तो इसको प्लीज़ जो है ध्यान रखिएगा। ओके तो यस, अगर इस बैच के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन भी चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक, वन ऑफ माय फेवरेट, राइट। क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके इतना कुछ कहा जा रहा है कि समटाइम्स ना समझ में नहीं आता है कि हु इज़ राइट एंड हु इज़ रॉन्ग, राइट है। तो हम उस एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो यहाँ पे डिस्कशन नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा मेजरली जो फोकस है वो एग्ज़ाम के लिए है, राइट है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि देखो बहुत सारे एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रेगुलेट करने की एक अर्जेंट नीड है। क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ना बहुत अनप्रिडिक्टेबल एक्चुअली फ्यूचर लगता है। वी डोंट नो कि कल को क्या आउटकम्स हमें देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल ChatGPT, राइट, जस्ट अ चैट बॉट, राइट। लेकिन आप देखोगे तो कितना कुछ बदल गया है इसकी वजह से दुनिया में। तो सिमिलर मैनर में जिस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर मल्टीनेशनल कंपनीज काम कर रही हैं, राइट है, और ट्रांसपेरेंसी भी नहीं है, तो वी डोंट नो कि इसके फ्यूचर इम्प्लीकेशंस क्या होंगे, राइट। तो इसको थोड़ा सा कंटेक्स्ट को ध्यान में रखते हुए पढ़ते हैं। नाउ द फर्स्ट थिंग इज व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इसको ना हमेशा हिंदी में समझिए, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। कृत्रिम मतलब जो चीज़ नेचुरल नहीं है। एज अ ह्यूमन हम लोगों के पास नेचुरल कॉग्निटिव स्किल्स होते हैं, हम सोच सकते हैं, हम समझ सकते हैं, और हम जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली है उसके बेस पर एक डिसीजन भी ले सकते हैं, राइट है। अगर इसी को कृत्रिम तरीके से, आर्टिफिशियल तरीके से, राइट है, मशीनों को सिखा दिया जाए तो मशीनें क्या हो जाएंगी? आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट हो जाएंगी, राइट है। तो बेसिकली क्या है, कंप्यूटर साइंस की एक ब्रांच ही है, और इसमें ना हम मशीन को वो कैपेबिलिटी दे देते हैं कि वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड टास्क को भी जो है परफॉर्म कर सकती है। वैसे टास्क जिसमें एक ह्यूमन इंटेलिजेंस की ज़रूरत पड़ती थी वो मशीन कर पाए, दैट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर थोड़ा सा और समझें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्चुअली बहुत ब्रॉड कैटेगरी है, क्योंकि आपका इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आपका रोबोटिक्स, आपका मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, डेटा साइंस, ये सब कुछ इसके अंदर आ जाता है, ठीक है। लेकिन अगर इसको थोड़ा नैरो डाउन कर लूँ तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही एक आपका जो है सब पार्ट आता है मशीन लर्निंग। यानी कि बहुत सारा डेटा देकर आप मशीनों को क्या करा रहे हैं, लर्न करा रहे हैं, मशीनें सीख रही हैं, और जब वो डेटा इतना ज़्यादा फीड आप कर देते हैं तो उस डेटा के बेस पर वो डिसीजंस भी ले पा रही हैं, राइट है। इसी का अगर एक और सबसेट देखें दैट इज़ डीप लर्निंग, ठीक है। डीप लर्निंग में बेसिकली क्या होता है, जो हमारा माइंड है उस माइंड के रेप्लिकेशन को ट्राई किया जाता है। मतलब देखो मनुष्य का जो दिमाग है इसमें ना न्यूरॉन्स बर्न होते रहते हैं और हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोसेस होते रहती है ना। सिमिलर मैनर में जो आपके बेसिकली डीप न्यूरल नेटवर्क होते हैं, राइट है, ये मशीनों के अंदर क्या है, आपके काम करते हैं, ठीक है, मशीनों के अंदर काम करते हैं। इन डीप न्यूरल नेटवर्क में बहुत सारे न्यूरल्स होते हैं जो आपस में ना इंटरकनेक्टेड रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने इनको इनपुट दी, बहुत सारा डाटा फीड किया, और बेसिकली डाटा पूरा प्रोसेस होके यहाँ पे आपको क्या है, एक आउटपुट मिल जाती है,
ठीक है, दिस इज क्लियर। तो काफ़ी होच पोच आपको स्क्रीन पे लग रहा होगा, बट एक्चुअली में ये ऐसा ही दिखता भी है, राइट है। तो अगर बहुत ही मैं बेसिक आपको समझाऊं, है ना, तो क्या समझ में आ गया? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि मोटे तौर पर डीप जो न्यूरल नेटवर्क है, राइट है, इस पे काम करता है ना, और वो टास्क परफॉर्म कर पाता है जिन टास्क में एक ह्यूमन इंटेलिजेंस की ज़रूरत होती है। ठीक है, दिस इज क्लियर। अगर कभी हम इस पे एक प्रॉपर लेक्चर लेंगे तो मैं इसको आपको डीप में पढ़ा दूंगी, राइट है। अब देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसकी कहाँ एप्लीकेशन है तो कहाँ नहीं है, राइट है। क्वेश्चन ये होना चाहिए, क्योंकि ह्यूमन इंटेलिजेंस ह्यूमंस ने स्पेस में, हेल्थ सेक्टर में, राइट है, एग्रीकल्चर में, यहाँ तक कि सिक्योरिटी में, हर जगह काम किया हुआ है। तो अगर मशीनें भी उसी तरीके से इंटेलिजेंट हो जाएंगी तो हेल्थ केयर, बिजनेस, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, सिक्योरिटी, हर जगह पे जो है बेसिकली आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हाल ही में न्यूज़ आई थी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से जो डॉक्टर्स हैं वो मेडिकल की फील्ड में न्यू डिस्कवरी कर पा रहे हैं, राइट। ओके, अब यहाँ पे फिर सवाल ये आता है, इफ दिस इज अ वेरी गुड थिंग, राइट, इतनी कुछ शानदार ये चीज़ है, तो फिर इसको लेकर सेफ्टी को लेकर इश्यू क्यों आ रहे हैं, राइट है। वाई सेफ्टी इज इम्पॉर्टेंट इन द आर्टिफिशियल डेवलपमेंट। सबसे पहली बात, अनप्रिडिक्टेबल नेचर है, हमें नहीं पता कि क्या आउटकम होंगे, हमें नहीं पता कल को रोबोट्स क्या ह्यूमन से भी ज़्यादा इंटेलिजेंट हो जाएंगे। हालांकि दिस इज़ अ वेरी एक्सट्रीम स्टेटमेंट, बट अगेन वी डोंट नो, राइट, वी जस्ट कांट प्रिडिक्ट। क्योंकि आज से क्या 10 साल पहले आप सोच सकते थे कि देयर विल बी अ चैटबॉट जो आपसे ह्यूमंस की तरह बात करेगा एंड इट हैज़ आंसर ऑफ एवरीथिंग, राइट है। तो इसी वजह से दूसरा देखो, एरर में आउटकम आते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टिल अ मशीन, राइट, आपने उसको डाटा फीड किया है, डाटा के अकॉर्डिंग वो आपको आंसर दे पाता है। लेकिन इंटरनेट पे तो गलत डाटा भी है ना, और इंटरनेट पे तो बाइसेस भी हैं। फॉर एग्जांपल वुमेन्स आर बैड ड्राइवर्स, राइट है, ये एक माना जाता है बहुत बाइस। तो कल को मशीन भी यही समझने वाली है, राइट है। या फॉर एग्जांपल कि जो सीईओ होते हैं कंपनी के जनरली मेल होते हैं, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने आपको यही जो है बेसिकली रिजल्ट देना है आगे चल के, क्योंकि उसने यही सीखा है। तो जो सोसाइटी के अंदर बाइसेस थे वो परपेचुएट हो जाएंगे, है ना। देन इनएक्यूरेट कंटेंट, यस, कई बार फैक्चुअल मिस्टेक्स रहते हैं, है ना। इवन ChatGPT बहुत बार गलत इन्फॉर्मेशन देता है। और जैसे अभी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी फॉरवर्ड्स के बारे में लोगों को जानकारी हो गई है कि भाई व्हाट्सएप पे आया हुआ हर मैसेज सच नहीं होता, ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी जो इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन दे रही है, टाइम लगेगा समझने में कि उसमें कुछ एरर भी हो सकता है। डोंट ट्रस्ट ब्लाइंडली, राइट। फिर देखिए इमर्जेंस ऑफ डीप फेक्स, इट इज़ वेरी एक्चुअली कंसर्निंग पॉइंट, क्योंकि इंसानों के फेस को आप रेप्लिकेट कर पा रहे हो, वॉइस को रेप्लिकेट कर पा रहे हो, तो कल को आप एक ऐसा वीडियो बना सकते हो किसी भी इंसान का जो सच लगेगा बट वो उस इंसान का नहीं है, और आप उससे कुछ भी बुलवा लीजिए। फॉर एग्जाम्पल आप प्राइम मिनिस्टर का कोई फेक वीडियो बना के कुछ भी बुलवा लीजिए, दंगे हो जाएंगे, राइट। तो डीप फेक, ये जो चीज़ें हैं इनकी वजह से प्रॉब्लम है। देन आपकी साइबर सिक्योरिटी को लेके कंसर्न्स हैं। इसके अलावा जितना ज़्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे ये काम हो रहा है, ये सारा एनर्जी इंटेंसिव है। इवन जो इनके सर्वर वगैरह होते हैं उनकी कूलिंग वगैरह के लिए बहुत ज़्यादा जो है बेसिकली चीज़ें लगती है, वाटर बहुत ज़्यादा लगता है, तो एसोसिएटेड एमिशंस होता है। एंड देन इकोनॉमिक इम्पैक्ट, जो लोग स्किल्ड हैं भाई उनको तो हो सकता है और अच्छी जॉब मिल जाए, बट उन लोगों का क्या जो क्लैरिकल काम करते हैं, कल को ये क्लैरिकल काम तो AI रिप्लेस करने वाली है, ठीक है। तो इकोनॉमिकल इम्पैक्ट देखने को मिलेंगे। सोसाइटी में जो पहले से एक इनइक्वालिटी है ये और ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आएगी, राइट है। दैट्स वाई चीज़ों को रेगुलेट करना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, राइट। ठीक है, अब ग्लोबल लेवल पे क्या हो रहा है, तो देखो अभी तक बहुत कुछ मतलब कॉन्क्रीट तो नहीं हुआ है, बट यस कुछ चीज़ें हुई हैं।
यूरोपियन यूनियन ने एक लेजिस्लेशन को प्रपोज किया है, ठीक है। दरअसल वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्ट लाने की बात कर रहे हैं, डिस्कशन चल रहा है। इंडिया की बात करें तो कुछ गाइडलाइन डॉक्यूमेंट नीति आयोग की तरफ से दिए गए हैं। इसके अलावा तो कुछ खास नहीं हुआ, जैसे एक नेशनल स्ट्रैटेजी फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और एक रिस्पॉन्सिबल AI फॉर ऑल, ये एक रिपोर्ट है, ठीक है। इसके अलावा यूनाइटेड स्टेट की बात करें तो इन्होंने भी एक ब्लूप्रिंट निकाला था, यानी कि AI बिल ऑफ राइट, जिसमें उन्होंने आउटलाइन किए थे कि भाई क्या हार्म हो सकते हैं। देन चाइना की बात करें तो यहाँ पे पहली बार देखो, चाइना एडवांस होके काम करता है हर चीज़ में आगे। तो देखो पहली बार वर्ल्ड का पहला नेशनली बाइंडिंग रेगुलेशन निकाला है, ठीक है। और ये ना AI के एल्गोरिदम्स को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। तो इनके पास जो है वो नेशनली बाइंडिंग है कि वहां के लोगों पर अप्लाई होगा, राइट। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव ऑन करें। ज़्यादा ओवरलोड तो नहीं हो रहा ना इंफॉर्मेशन का, मुझे प्लीज़ बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए, इनिशिएटिव ऑन द क्रिटिकल एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़, तो ये काफ़ी लंबे टाइम से न्यूज़ में है, आपने पढ़ा भी होगा। तो US और इंडिया के बीच पार्टनरशिप में जो एमर्जिंग और कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़ हैं उन पे कॉपरेशन के लिए इसको शुरू किया गया था, ठीक है। तो बेसिकली न्यूज़ में यही था कि जो US के सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस थे उन्होंने ये कहा था कि भाई ये जो इनिशिएटिव है ये नए रास्ते खोलेगा डिफेंस के प्लेटफॉर्म पे काम करने के लिए। तो इसको ना अनाउंस किया गया था क्वाड समिट जो हुआ था 2022 वाला, ठीक है। और US की तरफ से जो उनका नेशनल साइंस फाउंडेशन है और इंडिया की तरफ से जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, ठीक है, ये बेसिकली काम कर रहे हैं। और 6 टेक्नोलॉजी के ऐसे एरिया हैं जो फोकस में है ना। और साथ में जैसे साइंटिफिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट, क्वांटम इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिफेंस में इनोवेशन, स्पेस, एडवांस टेलीकॉम, राइट है, 6G वगैरह, सेमीकंडक्टर्स वगैरह, इस पे यहाँ पे जो है काम चल रहा है। करीब ऐसे 25 प्रोजेक्ट हैं, राइट, जिस पे जो है ये दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। और जो मेजर फोकस है ना वो इस बात को लेकर है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा साइंस, इन पे इस तरीके से काम किया जाए कि कल को क्लाइमेट चेंज, एग्रीकल्चर के लिए कुछ सॉल्यूशंस निकल के आए, है ना। और साथ में जो अदर कंट्रीज़ है फिर उनको भी हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर सकें, ठीक है, ताकि जो टेक्नोलॉजी है वो सबके लिए एक्सेसिबल हो जाए, राइट। कहा यही जा रहा है, प्रैक्टिकली देखते हैं क्या हो पाता है, राइट। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव ऑन करते हैं, दैट इज सेल्फ हीलिंग पॉलीमर्स। वेरी इंटरेस्टिंग। तो पॉलीमर्स, राइट है। तो अभी क्या हुआ है, साइंटिस्ट की तरफ से कुछ एक मटेरियल डेवलप किया गया है जिसमें अगर कोई डैमेज हो जाता है तो अपने आप को हील कर लेता है, लाइक अ ह्यूमन स्किन। आपको अगर कोई कट हो जाता है तो कुछ दिन बाद वो खुद से सेल्फ हील हो जाता है ना। छोटे मोटे कट में तो कोई मेडिसिन लगाने की भी ज़रूरत नहीं होती है। तो ऐसा मटेरियल डेवलप कर लेना, उसका फ़ायदा क्या होगा। देखो कल को आप रोबोटिक्स वगैरह को लेके इतना काम कर रहे हो, उन पे अगर आप इस मटेरियल को यूज़ करोगे, कुछ डैमेज हो जाएगा, कुछ कट जाएगा, टूट जाएगा और वो खुद से सेल्फ हील हो जाएगा, तो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग, राइट। चलिए समझते हैं। तो दरअसल आप देखोगे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के इंजीनियर्स थे, उन्होंने जो है इस डिस्कवरी को किया है। 2 डायनामिक पॉलीमर्स यहाँ पे यूज़ किए गए हैं, ठीक है। एक है PPG, आपका बेसिकली पॉलीप्रोपिलीन, ठीक है, ग्लाइकोल, और दूसरा है PDMS यानी कि पॉली डाइमेथाइल, ठीक है, लॉक्सीन, राइट है। और इसको बेटर कहा जाता है सिलिकॉन, ये वाला नाम याद रखिएगा। अब देखो ये जो 2 पॉलीमर है ना, ये काफ़ी बेहतरीन बेसिकली प्रॉपर्टी रखते हैं। इनके पास इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी भी है, इनके पास मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ भी हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिकल का मतलब आपके जो इलेक्ट्रिक करंट की कंडक्टिविटी वगैरह है। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ मतलब अगर कोई प्रेशर आप लगाते हो तो उसके अकॉर्डिंग चीज़ें बदलती हैं। साथ में ये बायो कंपैटिबल भी है। Now this is important keyword. What is biocompatible? देखो बायो जहाँ पे लग जाए ना, we are talking about something living organism, राइट है। तो जीवित जीवों के साथ जो उनको बिना हार्म किए कंपैटिबल हो, उसको हम बोलते हैं बायो कंपैटिबल, ठीक है जी। और इसको हम क्या कर सकते हैं, नैनो पार्टिकल्स या फिर जो माइक्रो पार्टिकल्स उनके साथ मिक्सअप कर सकते हैं, ताकि इसमें एक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का जो है बेसिकली हम अनेबल कर पाए फंक्शन।
अब एक ना मैं आपको जस्ट एग्जाम्पल के लिए पिक्चर दिखा रही हूँ सो दैट यू कैन इमेजिन कि ये कैसे काम करेगा। नाउ यू कैन सी दीज आर द टू डिफरेंट पार्ट्स, है ना, देयर इज अ डैमेज इन बिटवीन। तो ये सब कुछ आपका होगा, राइट है, एंड देन ये देखिए एक हो जाएगा। नाउ द डैमेज इज कंप्लीटली रिकवर्ड। ओके, अब देखो ये जो चूजन पॉलीमर है बेसिकली अगर नॉर्मल कंडीशंस की बात करें आपस में मिक्स नहीं होते, ठीक है, लेकिन फिर भी क्या होता है कि इनके अंदर एक डायनामिक हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। डायनामिक हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब जो हाइड्रोजन के बॉन्ड है वो बनते रहते हैं, टूटते रहते हैं, रिवर्स होते रहते हैं, ठीक है। उसकी वजह से ये एक दूसरे के साथ ना काफ़ी बेहतर तरीके से चल जाते हैं और एक ड्यूरेबल मल्टी लेयर का मटेरियल बन जाता है। जस्ट बेसिक समझ लो, यूपीएससी कभी उतना डीप नहीं पूछती है, बट यस कुछ कीवर्ड्स का मीनिंग तो पता ही होना चाहिए, बेसिक साइंस, है ना। अब यहाँ पे देखो जब ना इन पॉलीमर्स को वार्म किया जाता है तो ये ना सॉफ्ट हो जाते हैं, इनमें फ्लो हो जाता है, और जब ये ठंडे होते हैं तो सॉलिडिफाई हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर रूम टेम्परेचर की बात करें, है ना, तो इनको आपस में प्रॉपरली हील होने में, राइट है, मर्ज होने में करीब 1 हफ्ता लग जाता है। लेकिन अगर इनको 70 डिग्री सेल्सियस पे हील कर दिया जाए तो ये बेसिकली 24 घंटे के अंदर ही सेल्फ अलाइन हो जाते हैं, चीज़ें हील हो जाती है, ठीक है। इसको ध्यान रखना। सिग्निफिकेंस क्या है, मैंने आपको बताया कि बेसिकली जैसे ह्यूमन की स्किन है इसी तरीके से रोबोटिक्स या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के खुद से हील होने में हमें ये मदद करेगा। अब हमें अलग से जाके जो है ठीक नहीं करना पड़ेगा, वो खुद ही ठीक हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक 3D प्रिंटिंग, राइट है। तो ये न्यूज़ में क्यों था, देयर वाज अ आर्टिकल एक्चुअली कि ना बहुत ही लो टेम्परेचर पे हमने क्या किया है, एक तरीके से एक मेथड डेवलप कर लिया है कि हम नैनो स्केल के ग्लास बना सकते हैं 3D प्रिंटिंग से। तो ग्लास की फैब्रिकेशन, भाई इसके लिए कोई इनोवेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी, ग्लास तो हम ऑलरेडी बना रहे हैं ना, इतना सारा ग्लास का काम आपको देखने को मिलता तो है। देखो ग्लास का जो फैब्रिकेशन है वो बहुत हाई टेम्परेचर पे होता है, तो अगर कोई प्यारा सा डिज़ाइन बनाना है, अगर कुछ बारीकी के साथ काम करना है तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट ना कि आप उतने टेम्परेचर पे काम कर रहे हो। दैट्स वाई अगर एक ऐसा मेथड निकल जाए जिसमें लो टेम्परेचर पर एकदम नैनो स्केल पे जाके आप काम कर पाओ तो बेहतरीन प्रोडक्ट बन के आएगा, राइट है, कुछ वैसा ही हुआ है। तो यहाँ पे देखिए रिसर्चर्स ने क्या किया है, एक 3D प्रिंटिंग नैनो स्केल ऑप्टिकल ग्रेड ग्लास जो है बनाया है, और बेसिकली एक सिग्निफिकेंट जो है इनोवेशन है ना, रीज़न मैंने बता दिया। अब जैसे यहाँ पे देखो इसमें क्या किया है, एक हाइब्रिड ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक पॉलीमर रेजिन यूज़ हुआ है। ऑर्गेनिक का मतलब होता है जहाँ पे कार्बन का बॉन्ड बनता है हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। तो ये वाला जो मटेरियल होता है ना ये आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है। वही इनऑर्गेनिक का मतलब होता है जहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन नहीं होते, फॉर एग्जांपल मेटल्स, ये आपको ड्यूरेबिलिटी देते हैं, ये आपको स्ट्रेंथ देते हैं। तो जिसके अंदर ये हाइब्रिड दोनों प्रॉपर्टीज़ हो, ठीक है, उस तरह का हमने एक जो है पॉलीमर लिया और फिर उससे हमने जो है नैनो स्केल पे जाके ऑप्टिकल ग्रेड का ग्लास बनाया। इसके अंदर काफ़ी बेहतरीन प्रॉपर्टीज़ होंगी, ट्रांसपेरेंसी है, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे थर्मल और जो इसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ है वो भी एक्सेप्शनल टाइप की हैं। देखो नैनो स्केल पे जाके जब भी कुछ काम करोगे ना वो अलग ही लेवल पे होता है, क्योंकि आप एकदम डीप इनटू द थिंग्स जो है जा रहे हैं, राइट, ठीक है। अब ये तो समझ में आ गया कि भाई पहले बहुत हाई टेम्परेचर पे कांच बनाते थे, नाउ लो टेम्परेचर वाला एक मेथड मिल गया है। व्हाट इज़ 3D प्रिंटिंग, हम ये वर्ड क्यों यूज़ कर रहे हैं, तो 3D प्रिंटिंग को ना एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज़ एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। 3D प्रिंटिंग में क्या होता है, यू हैव अ कंप्यूटर का डिज़ाइन, राइट है, उस डिज़ाइन के अकॉर्डिंग यू हैव अ प्रिंटिंग मशीन, उस प्रिंटिंग मशीन में एज अ इंक आपने एक मटेरियल दिया है एंड उस डिज़ाइन के अकॉर्डिंग वो मशीन लेयर बाय लेयर जो है प्रिंट कर देती है, और ऐसा कुछ भी बना सकते हैं, एनीथिंग, राइट। अब यहाँ पे जैसे मैं आपको एक इमेज दिखाती हूँ, फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ अ पोर्ट, राइट। तो इस पोर्ट का ना एक डिज़ाइन आपके कंप्यूटर में होगा, इस मशीन ने इसको लेयर बाय लेयर इस तरीके से प्रिंट किया है, नाउ इट्स अ कंप्लीट आप कह सकते हो पोर्ट, राइट है।
तो ये होता है आपका 3D प्रिंटिंग। 3 डायमेंशनल जो है बेसिकली यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, ठीक है। लेयरिंग मटेरियल यूज़ करते हैं, बेस्ड होता है आपका डिजिटल डिज़ाइन पे। तो किसी भी तरह की कॉम्प्लेक्स शेप, किसी भी तरह का स्ट्रक्चर बहुत ही हाई प्रिसीजन के साथ आप यहाँ पे बना सकते हो। देयर वाज अ न्यूज़ एक्चुअली बैक इन द टाइम कि साइंटिस्ट ने ना ह्यूमन ऑर्गन्स को भी प्रिंट करने का इसमें जो है ट्राई किया था। पढ़िएगा उसके बारे में, है ना, बहुत इंटरेस्टिंग है। चलिए अब देखो एप्लीकेशंस क्या हैं भाई, कहाँ नहीं है ना। अगर कल को कैमरा प्रिंट हो जाए, एयरोस्पेस में पार्ट्स प्रिंट हो जाए, ऑटोमोबाइल में पार्ट्स प्रिंट्स हो जाएं, खिलौने प्रिंट्स हो जाएं, प्रोडक्ट्स प्रिंट्स हो जाएं, बॉटल्स प्रिंट्स हो जाएं, तो कहाँ नहीं इसकी एप्लीकेशन है। तो यस, हर जगह जो है इसकी एप्लीकेशन है। वी आर वर्किंग ऑन इट, राइट। चलिए अब एक और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक समझते हैं, बट एज अ फैकल्टी दैट इज़ माई ड्यूटी कि मैं इजी करके समझा दूँ। चलिए, हिग्स बोसॉन, राइट, ये न्यूज़ में था। वाई? देयर वाज अ आर्टिकल इन द एक्सप्लेन सीरीज द डिकेड लॉन्ग सर्च फॉर अ रेयर हिग्स बोसॉन डिके, ठीक है। तो देखो क्या हुआ था ना, जो बेसिकली आपके साइंटिस्ट हैं वो लार्ज हेड्रोन कोलाइडर यानी कि LHC पर जो काम कर रहे थे, ठीक है। और ये कहाँ पे, ये CERN में है, मैं बता दूंगी डिटेल में, ठीक है। काम कर रहे थे, उन्होंने देखा कि जो हिग्स बोसॉन आपका पार्टिकल है वो डिके हो जा रहा था एक जे बोसॉन पार्टिकल में और एक फोटोन में। अब मुश्किल लग रहा होगा यार, ये क्या क्या वर्ड बोल दिए, कोई बात नहीं, धैर्य से प्यार से एक एक चीज़ों को समझते हैं। दिस इज द कॉन्टेक्स्ट, लाइक सबसे पहले पता होना चाहिए व्हाट इज हिग्स बोसॉन। तो देखो जब हम इस वर्ड की बात करते हैं ना, तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स में मास है, राइट है। अब हमें ना ये नहीं पता था ये मास उनमें आ कहाँ से रहा है, क्योंकि कुछ में है भाई, कुछ में नहीं है। होता तो भाई सब में होता, नहीं होता तो भाई किसी में भी नहीं होता, बट कुछ में है, तो उनमें वो मास आया कहाँ से। तो कहा जाता है कि भाई गॉड पार्टिकल है, एक भगवान जी का जो है पार्टिकल है, वो जो गॉड पार्टिकल है वो शायद मास देता है, ठीक है। अब ये जो गॉड पार्टिकल है, ये जो ईश्वर का जो है बेसिकली एक पार्टिकल है, यही हिग्स बोसॉन है, राइट। यहाँ पे क्या हुआ, ये एक बहुत ही टाइनी और फंडामेंटल पार्टिकल है। वाई फंडामेंटल? क्योंकि मास जैसे एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी ये किसी पार्टिकल को दूसरे को देता है। अब देखो ना, ये ना एक हिग्स फील्ड के साथ एसोसिएटेड है। हिग्स फील्ड को ऐसे मान लो लाइक अ हनी, राइट है, जो पूरे यूनिवर्स में एक जो है लिक्विड की तरह फैला हुआ हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बेसिकली क्या है, अगर यहाँ से कोई भी इलेक्ट्रॉन या क्वार्क होकर गुजरता है, अगर ये जो एक फील्ड है जिसमें पूरा हिग्स फील्ड भरा हुआ है लाइक अ हनी, राइट है, कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर इससे होके गुजरा तो ये उसको मास दे देता है। कोई जितनी ज़्यादा बार होके गुजरेगा उतना ज़्यादा हो जाएगा। एग्जाम्पल, अगर इस हनी में किसी स्विमर को आप स्विम करने के लिए कह दो तो उसको एक रेजिस्टेंस फील होगा ना, एक वेट टाइप का फील होगा ना। सेम इसी तरीके से उन पार्टिकल्स को इस हिग्स फील्ड में जाते ही मास मिल जाता है। दैट्स वाई कहते हैं हिग्स बोसॉन नाम का जो पार्टिकल है ये गॉड पार्टिकल भी है। अब हमें इसके बारे में पता कैसे चला, तो देखो बेसिकली आइंस्टीन हो गए, ठीक है, और बहुत सारे साइंटिस्ट हो गए, उन्होंने ना फाउंडेशन तो ले कर दी थी, बट हमें इसके बारे में एक्चुअली में जो है प्रूव मिला 2012 में। तो देखो एक क्या है आपकी ना CERN लेबोरेटरी है, ठीक है, इसके अंदर आपकी एक मशीन है लार्ज हेड्रोन कोलाइडर, कहते हैं दुनिया की सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मशीन है ये, ठीक है। तो इस मशीन में क्या किया था हमने ना, इस तरह का एक एक्सपेरिमेंट किया था कि बहुत ही प्रिसीजन के साथ दो हमने बेसिकली चीज़ों को आपस में इंटरेक्ट कराया, और वहाँ से हमने जो बेसिकली स्टडी की तो हमें पता चला हिग्स बोसॉन नाम का एक पार्टिकल भी था, मतलब पार्टिकल था, नाम तो हमने दे दिया, ठीक है। तो ये हुआ, तो 2012 में एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन हमने जो है अचीव किया था। ये जो CERN है, द यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, ये दुनिया की लार्जेस्ट और रिस्पेक्टेड सेंटर है साइंटिफिक रिसर्च के लिए, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखो ये बताया गया है इसकी इम्प्लीकेशन क्या है। बेसिकली हमें ना ये पता चल जा रहा है कि जितना ज़्यादा कोई पार्टिकल इंट्रैक्शन करता है उतना ज़्यादा उसमें मास आ जाता है। हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन में मास कहाँ से आया, प्रोटॉन में कहाँ से आया, न्यूट्रॉन में कहाँ से आया। हमें पता चला फोटोन, राइट है, उसमें नहीं होता क्योंकि उसका हिग्स फील्ड के साथ इंट्रैक्शन नहीं होता। हमें ना इस दुनिया की एवोल्यूशन के बारे में, हमारी जो पार्टिकल बेसिकली फिजिक्स होती है उसके बारे में और ज़्यादा बेहतर समझने में मदद मिली, राइट है। हालांकि क्वांटम फिजिक्स इज़ मोर इंटरेस्टिंग,
राइट। खैर, तो फिर यहाँ पे देखिए ये बताया गया है कि बेसिकली फोटोन जो कि लाइट का एक पार्टिकल होता है उसमें इसीलिए मास नहीं होता क्योंकि वो हिग्स जो फील्ड है उसके साथ इंटरेक्ट ही नहीं करता। अब ये लार्ज हेड्रोन कोलाइडर ये जो मशीन है इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, ये क्या है? पार्टिकल एक्सेलरेटर है जो आपके दो पार्टिकल को स्पीड के साथ लेके जाता है, आपस में वो टकरा जाते हैं। ठीक है जी, कहाँ पे है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में है ना, फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बॉर्डर पे पड़ता है। ये सर्न के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, यहाँ पर ऐसी कंडीशन बनती है जैसे जब बिग बैंग हुआ था ना, जब शुरुआत हुई थी इस यूनिवर्स के बनने की, तो 1 सेकंड का बिलियन वाला जो हिस्सा होगा उस वक्त जो कंडीशंस थे ये वैसी कंडीशन को बना देता है। दैट्स वाई हमें उस गोल्ड पार्टिकल के बारे में फिर पता चला। ठीक है जी, तो ये यहाँ पर थोड़ा सा क्या है बेसिक हमें पता होना चाहिए था, राइट। चलिए अब एक और आर्टिकल देख लेते हैं, देन एक नेक्स्ट जो है स्मॉल वन, आई प्रॉमिस यू। चलिए, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। तो एक्चुअली क्या हो रहा है, WHO ना एक पेंडेमिक ट्रीटी को लेकर काम कर रहा है कि भाई आने वाले टाइम में अगर देयर विल बी अ पेंडेमिक लाइक कोविड तो व्हाट विल बी आवर स्ट्रैटेजी, राइट है। तो पेंडेमिक ट्रीटी को लेके जो काम कर रहा है, तो कुछ एक्सपर्ट्स को ये डर लग रहा है कि इस ट्रीटी में ना एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को लेके शायद चीज़ें लिफ्ट ना रह जाएं, उतना बेहतर काम ना हो पाए। तो दिस इज द कॉन्टेक्स्ट, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। लेकिन व्हाट इज एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, ये क्या है? माइक्रोबियल यानी कि हम सूक्ष्म जीवों की बात कर रहे हैं, वायरस, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ, राइट है। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, ठीक है। अब देखो ये क्या होता है, जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, फंगी, बैक्टीरिया, वायरस, ये इनकी ना एबिलिटी है कि जो दवाई इनको मारने के लिए दी गई थी, ना सिर्फ ये उस दवाई को रेजिस्ट कर लेते हैं बल्कि उस दवाई के अकॉर्डिंग अपने आप को म्यूटेंट भी कर लेते हैं कि नेक्स्ट टाइम दवाई देखो हम उससे कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ेगा और हम अपने आप को रेप्लिकेट करके फौज खड़ी कर देंगे ऐसे वायरसेस की कि आपकी दवाई इस पर कोई असर ही नहीं करेगी। ठीक है, यानी कि अगर किसी को कोई इन्फेक्शन हुआ है किसी बैक्टीरिया की वजह से और उस व्यक्ति को डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है एंटी बैक्टीरियल मेडिसिन, कुछ बैक्टीरिया तो मर गए, मान लीजिए उस इंसान को लगा है सिम्टम्स तो ठीक हो गए, बाकी दवाई क्यों खानी, उसने दवाई खानी क्या है बंद कर दी। कुछ बैक्टीरिया लेकिन अभी बॉडी में बाकी थे, अब ये बैक्टीरिया अपने आप को उस दवाई के ठीक है क्या है खिलाफ एक रेजिस्टेंस जो है डेवलप कर लेंगे एंड देन ये बैक्टीरिया अपने आप को मल्टीप्लाई करेंगे। अब आपकी बॉडी में वैसे बैक्टीरिया बन चुके हैं जिन पे उस एंटी बैक्टीरियल दवाई का कोई असर नहीं होता, तो नेक्स्ट टाइम जब आप बीमार पड़ोगे, आपको इन्फेक्शन होगा, आप पे दवाइयाँ असर नहीं करेंगी और इन्फेक्शन अगर ट्रीट ना किया जाए तो लॉन्ग टर्म में जान ले सकता है। हमें लगता है कि इन्फेक्शन छोटे मोटे होते हैं बिकॉज वी हैव द मेडिसिन, लेकिन जिस दिन मेडिसिन काम करना बंद कर देंगी उस दिन पता चलेगा। ठीक है, तो ये है, ये एक बहुत बड़ा मेजर थ्रेट है ग्लोबल हेल्थ को लेकर, फूड सिक्योरिटी को लेकर। ठीक है, क्योंकि किसी भी इन्फेक्शन को हम अगर ट्रीट नहीं कर पाएंगे ना देन देयर इज नो क्योर, राइट। अब इसका रीज़न क्या है, मैंने बताया कि ह्यूमंस में जो एंटीबायोटिक का कंजप्शन होता है माइंडलेस होता है, ओवर द काउंटर कोई भी मेडिसिन ली और उसको कर गए खा गए, है ना। सर दर्द हो रहा है दवाई ले ली, जुकाम हो रहा है दवाई ले ली, डॉक्टर से पूछना ही नहीं है। ठीक है, सोशल फैक्टर्स हैं, मन मर्जी से दवाई खाई, 2 दिन खा ली 3 दिन नहीं खाई। एंड गांव में तो एक्चुअली मैंने एक केस देखा था कि एक मेरे आप कह सकते हैं दादी जी की एज के है, राइट है, वो अपनी मेडिसिन को हाफ खाते थे कि ज़्यादा दिन तक चलेगी। तो ये जो हमारी कुछ बेसिकली बिहेवियर्स हैं, हमारे कुछ पैटर्न्स हैं, हम मेडिसिन को प्रॉपर तरीके से एज अ प्रिस्क्राइब्ड मैनर लेते ही नहीं हैं। दैट्स वाई वो रेजिस्टिविटी जो है हमारे अंदर डेवलप हो जाती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म में। फिर जो एनिमल्स हैं उनमें भी बेसिकली इनका यूज़ हो रहा है, यहाँ एग्रीकल्चर में भी यूज़ होता है, फिर उसी को एनिमल खाते हैं देन उसी के मिल्क को हम पीते हैं, तो ये एक साइकिल बन जाता है ना। और फिर जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का पॉल्यूशन है वो भी देखने को मिलता है। अगर कोई भी बेसिकली मेडिकल वेस्ट है ना अनट्रीटेड छोड़ दिया गया है, कल को आपके ग्राउंड वाटर में मिल जाएगा, देन जब आप उसको एज ए ड्रिंकिंग वाटर यूज़ करोगे तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो दीज आर सर्टेन इश्यूज़ जिसकी वजह से इसको संभालना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। ठीक है, अब देखो ये ना एक्चुअली में गंभीर प्रॉब्लम है,
तो उसको लेकर गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे इनिशिएटिव भी चलाए गए हैं, जैसे नेशनल प्रोग्राम ऑन द AMR कंटेनमेंट, नेशनल एक्शन प्लान ऑन AMR, राइट। AMR इज द शॉर्ट फॉर्म फॉर द एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, देन AMR सर्विलेंस इन द रिसर्च नेटवर्क, एंड देन वी हैव AMR रिसर्च इन द इंटरनेशनल कोलैबोरेशन। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम एक सहयोग कर रहे हैं कि AMR को लेकर कुछ भी अगर बेसिकली प्रोग्रेस हो तो उसके बारे में हम भी अपडेटेड रहे, ठीक है। तो एज आई टोल्ड यू कि अब लास्ट आर्टिकल एक छोटा होने वाला है, तो यस, अग्नि प्राइम ये न्यूज़ में था। तो DRDO ने सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया था जो ये अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है, इसलिए न्यूज़ में था। चलो बहुत बढ़िया भाई, कर लिया था, अच्छी बात है। तो इसके बारे में पढ़ना भी तो है। कुछ फैक्ट्स याद रखिएगा। 2 स्टेज है, सरफेस टू सरफेस बेसिकली वार करती है, सॉलिड फ्यूल यूज़ किया गया है, मीडियम रेंज की है और बैलिस्टिक मिसाइल है। याद है इस बार UPSC के पेपर में क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल पे क्वेश्चन आया हुआ था, डायरेक्ट प्योर कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन था वो, ठीक है। तो अग्नि प्राइम क्या है, बैलिस्टिक मिसाइल है, मीडियम रेंज है, मतलब 1000 से 2000 किलोमीटर की रेंज है, ठीक है जी। धीरे धीरे क्या है, अग्नि फर्स्ट जो थी 700 किलोमीटर की रेंज वाली, उसको ये रिप्लेस कर देगी, ठीक है जी। कैनिस्टर लॉन्च सिस्टम इसमें रहता है, मतलब आर्म्ड फोर्सेस इसको आराम से ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, ईजिली यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी ये ज़्यादा देता है। अब नाउ इट इज़ अ बैलिस्टिक मिसाइल। तो देखो बैलिस्टिक मिसाइल ना इनिशियली क्या होती है, किसी एक रॉकेट से या मोर देन रॉकेट से पावर्ड होती है। मैंने एक लेवल के बाद ना ये एक तरीके से सेल्फ जो इसका एक ट्रेजेक्टरी होता है उसको फॉलो करती है। तो एक आर्क शेप बनाते हुए ये अपने टारगेट को बेसिकली क्या है, अटैक करती है। तो इनिशियली तो ये पावर्ड है, राइट है, बट देन एक अनपावर्ड ट्रेजेक्टरी को फॉलो करती है एक आर्क बनाते हुए, है ना। ये बैलिस्टिक मिसाइल है, एक तरीके से कन्वेंशनल वॉर हेड, न्यूक्लियर वॉर हेड दोनों को ले जा सकती है ना। काफ़ी सारी इसकी रेंज होती है, क्लासिफिकेशन 4, शॉर्ट रेंज 1000 किलोमीटर तक, इसको जो है टैक्टिकल भी बोल देते हैं। देन वी हैव द बेसिकली मीडियम रेंज 1000 से 3000, ठीक है, इनको थिएटर बैलिस्टिक मिसाइल बोल देते हैं। देन इंटरमीडिएट रेंज है तो 3000 से 5500 किलोमीटर, एंड देन वी हैव लॉन्ग रेंज मोर देन 5500, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल भी इनको बोलते हैं, कि दूसरे महाद्वीप पे जाके भी वार कर देंगे, राइट है। तो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, इनको स्ट्रैटेजिक बैलिस्टिक मिसाइल भी बोलते हैं, ठीक है, दिस इज क्लियर। चलिए ओके, अब यहाँ पर बहुत सारा पढ़ लिया है, मैम बोलते गए, हम सुनते गए, मज़ा आ गया। मेहनत करनी पड़ेगी अगर UPSC क्रैक करना है। मेहनत क्या करनी है, मैंने जो पढ़ाया है उससे अलग क्वेश्चन पूछूंगी ताकि आप भी थोड़ा समझ के चीज़ों को ध्यान से देखो। तो नाउ वी हैव द क्वेश्चन ऑन द टाइफाइड फीवर। कुछ वैसा नहीं पूछूंगी जो आपको नहीं आता होगा, ठीक है, कुछ वैसा पूछा जाएगा जो आपको आता हो। तो टाइफाइड फीवर पे 2 आपको जो स्टेटमेंट दिए गए हैं कि भाई ये बैक्टीरिया की वजह से होता है और यूजली जो है कंटामिनेटेड जो वाटर होता है उससे फैलता है, फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड कह रहा है 1% देखिए इसके लिए कोई भी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, यानी कि टाइफाइड का कोई ट्रीटमेंट को लेके वैक्सीन हमारे पास नहीं है। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है, 1 2 बोथ और नन, राइट। चलिए, तो यहाँ पे हमारे बेसिकली क्या है, ऑलमोस्ट 7 आर्टिकल्स कवर हो गए। हमने एनीमिया के बारे में पढ़ा, हमने अग्नि प्राइम मिसाइल के बारे में पढ़ा, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा, देन हमने हिग्स बोसॉन के बारे में समझा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में समझा और 3D प्रिंटिंग के बारे में समझा, राइट। और यस, सेल्फ हीलिंग पॉलीमर, इंटरेस्टिंग वन, उसको भी समझा। तो आई होप कि जो ये साइंस एंड टेक है इसको एक इजी लैंग्वेज में मैं आपको जो है कन्वे करने में सफल रही होंगी। एंड आई होप कि यू लाइक द वीडियो, देन हिट द लाइक बटन ना। आप किस चीज़ का वेट कर रहे हैं। ऑल्सो अगर आप इस PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यस, टेलीग्राम चैनल पे आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, UPSC करंट अफेयर प्राची, ओके। देयर इज़ अ QR कोड ऑल्सो, इसको भी स्कैन कर सकते हैं और कमेंट कर दीजिएगा। आप लोग ये मज़े से वीडियो देख के जो चले जाते हैं ना,
एटलीस्ट गिव एंड टेक का रिलेशनशिप रखिए, हमें पता तो चले कि आप तक पहुंच पा रहे हैं या नहीं, राइट है। अच्छा, मैं पूछती हूँ जनरली कि आप लोग कहाँ से हमें देख रहे हैं, तो मेरा आइडिया मिलता है कि हमारी ऑडियंस कहाँ कहाँ पे, एंड दैट आई नो कि आप पूरे भारत में हैं। बट अगेन तो क्या होता है, हम जो डिलीवरी आप तक करते हैं उसको बेहतर करने में मदद मिलती है। तो क्वेश्चन का आंसर तो देना ही है, साथ में ये भी बताना है कि आप भारत के किस हिस्से से बैठकर हमें देख रहे हैं। यहाँ पे मैं लेती हूँ आपसे विदा, जल्द मिलूंगी एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। और हाँ, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी वाला जो वीकली करंट अफेयर है वो अपलोड हो चुका है, अगर नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। और वो सेकंड वीडियो था, पहला उससे पिछले वीक आ चुका है। नाउ ऑनवर्ड्स ये दोनों ही इनिशिएटिव अलॉन्ग विद द अदर इनिशिएटिव्स कंटिन्यू रहेंगे, तो आपकी जिम्मेदारी इनको देखना। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन एंड जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।